हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी पीटी क्वेश्चन का इस एनालिसिस या विश्लेषण के क्रम में मैंने पूर्व में 3 वीडियो बनाया है, ठीक है। और उसमें 115 क्वेश्चन तक का मैंने बता दिया कि कौन सी क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी एग्ज़ाम में और कौन सी क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए थी। तो आज इसी क्रम में मैं चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 116 से 150 तक डिस्कशन करके बताऊंगा कि कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और कौन सी क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 116 में देखते हैं हम लोग कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। तो ये 1956 में अपनाया गया था। ये आपको प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक या लूसेंट में भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं जो बुकलेट सीरीज जो है उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सीरीज ए। फिर क्वेश्चन नंबर 117 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। दूसरा, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। चौथा, पीएलआई के तहत लक्षण श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक बार इंस्ट्रक्शन को भी जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 118 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा स्टेटमेंट है, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। चौथा स्टेटमेंट है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों या आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसमें से बताना आपको कि कौन सा कथन गलत है। तब पहला स्टेटमेंट तो क्लियर गलत है कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट उसी तरह से दी गई है, एक ऑप्शन बी में दी गई है स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, और ऑप्शन डी में दी गई है 1 और 4 गलत है। तो 2 ऑप्शन को आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे कि ए और सी नहीं होगी, जब भी होगी बी और डी। और ये जो है स्वामित्व योजना के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था की जो अतिरिक्तांक है उसमें दी गई है। तो आपने अगर वहाँ से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप लोग सही कर लेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आप इकोनॉमी सेक्शन पढ़ेंगे तो जब से एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में 2014 से आई है, उस समय से लेकर अभी तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम शुरू की गई है उसको जरूर से अच्छे से देख लेंगे। वहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला जैसे है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आप ध्यान देनी है।
तो जैसे देख सकते हैं कि केवल स्टेटमेंट 1, 3, 4 ही सही है। ठीक है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपने परीक्षा वाणी का राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ा होगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मक में कमी। तो ये भी क्वेश्चन आपने अगर लूसेंट को पढ़ा होगा तो आप लोग इसको जो है कि अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। पहला, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी है। चौथा, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो ये आप जो ऑप्शन से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केवल स्टेटमेंट 4 ही जो है सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑप्शन सब स्टेटमेंट को और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ब्याज भुगतान पे होता है, ये सही है। ये आपको प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक में अर्थव्यवस्था में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इसने वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, सही है। दूसरा, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, ये भी सही है। तीसरा है, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है, नहीं ये गलत है। ये आप प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक पढ़ेंगे या लूसेंट भी पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। तीसरा, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। इस क्वेश्चन को जो है कि छोड़ देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ये आप केटीसी या लूसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार का रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये बत्तख मियाँ, ये रिपीट क्वेश्चन है। ये 68 बीपीएससी में पूछी गई थी और 69 में भी पूछ दी गई। क्वेश्चन नंबर 128, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी, या केबीसी नैनो भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 129, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मिंटो मॉर्ले। ये क्रम से जाना थी, आपको लूसेंट जीके में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर, तो ये सब जो आसान क्वेश्चन है ना, कोशिश करनी ये सब बिल्कुल गलत ना हो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि आसान क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे कि आसान क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 130, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो है स्ट्रैची कमीशन से है, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, इल्बर्ट बिल से नहीं है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इलाहाबाद संधि हुआ था। ये आपको केटी से भी मिल जाएगी, लूसेंट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 132, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ये बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद में मिल जाएगी आपको। ये सब क्वेश्चन गलत ना हो, बहुत लोग ये सब भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल ये भी आपको केटीसी में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया? ये भी एक बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ये आपको केटीसी किरण कमीशन टाइम्स जो इलाहाबाद से आती है, जो मैंने बुक रिकमेंड किया है बीपीएससी का, उसमें ये भी बुक है, तो उसमें मिल जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 136, ये मैचिंग करना है। भारत सेवक समाज तत्वबोधनी सभा आत्मीय सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी आपको केटीसी या लूसेंट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के किस राज्य की थी? इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रूज, ठीक है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पहले पूछी गई है बीपीएससी में, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगी और केटीसी कहीं भी मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 139, सुरक्षा बॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये लाला लाजपत राय की थी। ये आपको किरण कमीशन टाइम्स में मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931, ये आपको केटीसी और लूसेंट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 से 150 तक मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैथ्स एक आध दो ही है, ठीक है। तो जो 69 बीपीएससी में रीजनिंग से लगभग लगता है 7 से 8 प्रश्न पूछ दी गई थी, मैथ्स से 2 ही प्रश्न थे। तो रीजनिंग और मैथ्स जो पूछी गई थी क्योंकि बहुत टफ नहीं थे। एक मैथ्स को अगर आप छोड़ दे, ये रीजनिंग जो थी बॉक्स वाली, तो बाकी सब बनने वाली थी। आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया होगा तो ईजिली आप बना सकते थे। नहीं तो 10 में तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चन तो आप जरूर बना सकते थे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 141 में कोडिंग डिकोडिंग दी गई है, तो इसको आसान थी, ये आप इजीली बना सकते थे जिन्होंने कभी कोडिंग डिकोडिंग बनाया हो। क्वेश्चन नंबर 142 में डायरेक्शन से रिलेटेड थी, पोजीशन कौन कहाँ पे है, ये भी बन जाती इजली। क्वेश्चन नंबर 143 जो है मैथ्स की थी, इस पर भी जिसकी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर होगी वो लोग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 144 ये थी आपके जो एनालॉजी टाइप में होती है उससे पूछी गई थी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 145 सीरीज़ थी, वो काफ़ी आसान थी, वो बन सकती थी। क्वेश्चन नंबर 146 बॉक्स में एक डिजिट जो दे दी जाती है क्वेश्चन मार्क बना के, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इसको आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थी, ये मैथ्स पे आधारित थी, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 148 कोडिंग डिकोडिंग थी, इसको भी आप लोग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 149 में सीरीज थी लेटर में कैसे बढ़ रही आगे, ये भी आसान थी, बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 150 भी डायरेक्शन पर आधारित थी, ये भी इजी थी, ये भी बन सकती थी। इस प्रकार से मैंने 150 तक आज डिस्कशन करा दिया। आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपको छोड़नी चाहिए थी क्वेश्चन नंबर 116 से लेके 150 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 117 आप नहीं अटेम्प्ट करते, क्वेश्चन नंबर 117 इसको छोड़ देनी चाहिए थी आपको। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 121 हाँ, तो इतने प्रश्न जो थे इधर छोड़ देंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो शुरू का 2 वीडियो भी मैंने देखेंगे उसमें मैंने बता दिया था कि टोटल क्वेश्चन जो मिला के
कह सकते हैं कि 36 क्वेश्चन सॉरी, टोटल जो है 36 क्वेश्चन को जो है ना आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इतने जो क्वेश्चन को जो था ना कि आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, यदि आप 150 में 36 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और चुन कर आप लोग 114 क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि 114 क्वेश्चन में से आप लोग 105 क्वेश्चन भी आप लोग सही कर सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत लोग क्या हुआ, ये एग्जाम में टफ क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंस लूज कर दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट थे कि 135, 40, 45 तक अटेम्प्ट कर दिए, उन्होंने वहाँ बहुत गलती कर दी, उनके निगेटिव काफ़ी चली गई। जब आप खुद से एनालाइज करेंगे 69 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन को लेकर, तो आपको लगेगी कि मैंने बहुत सारा अननेसेसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करनी चाहिए थी उसको मैंने छोड़ दिया। और अगर मैंने चुन कर 114-15 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया रहता तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही होते और मैं इजीली एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाता। तो इस प्रकार से मैंने 69 बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन को एनालिसिस के क्रम में 4 पार्ट में वीडियो बना दिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चन को लेकर एनालाइज कर लेंगे कि मैंने कहाँ पर गलती की है और उसको मुझे 70 बीपीएससी पीटी में नहीं करनी है, ठीक है। और मैंने पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है वो भी मैंने बता दिया था। यदि आप उस बुक को से आप क्वेश्चन मिलाएंगे और मैंने जो क्वेश्चन जो बोला आपको अटेम्प्ट करने के लिए, जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है कि मेरे द्वारा जो मटेरियल या बुक्स जो बताई गई है सारे में मिल जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इजीली बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, लास्ट मोमेंट में जो लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे, वो लोग निश्चित रूप से 70 बीपीएससी में सेलेक्ट होंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।